हेलो। अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सभी लोग कैमरा ऑन कर लें। कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग। ये राधे राधे कौन है? गुड इवनिंग। कपिल। गुड लक्की इवनिंग साहब। सर। ये राधे राधे कौन है? कैमरा ऑन कीजिए। सार्थक, कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन कर लो। कल हम लोगों ने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। रिफ्रैक्शन का लॉ पढ़ा था, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था कि जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में जाती है, स्नेल्स लॉ बताता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहीं दिक्कत होगी तो पूछना है। इससे एक इक्वेशन आया था, साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, और म्यू की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जहां म्यू एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था जिसको लाइट मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टाइप से होते हैं। पहला एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर में लाइट की वेलोसिटी और किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का जो रेशियो होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए टू मीडियम्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन वी वन। म्यू वन क्या है भाई? तो फर्स्ट मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और वी वन है उस फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड। अगर कोई पूछे कि सेकेंड मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू इज इक्वल टू सी अपॉन वी टू। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। दूसरा होता है रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फर्स्ट मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन मान लिया, सेकेंड मीडियम का म्यू टू मान लिया। तो कोई पूछेगा कि फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट सेकेंड मीडियम का रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? म्यू वन, जो लेफ्ट साइड लिखा होगा नंबर, उसके रेस्पेक्ट राइट साइड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, और इक्वल्स हो जाएगा राइट साइड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू अपॉन लेफ्ट साइड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। मीन्स द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम to the absolute refractive index of first medium is called the relative refractive index of second medium with respect to first। बात समझ में आ रही है? दूसरे मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और पहले मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो पहले मीडियम के रेस्पेक्ट दूसरे मीडियम का रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है।
अब मान लो किसी ने कहा कि ये तो पहले के रेस्पेक्ट दूसरे का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, दूसरे के रेस्पेक्ट पहले का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट फर्स्ट का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? जहां 1 था वहां 2 लिखेंगे, जहां 2 था वहां 1 लिखेंगे। जो राइट साइड रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं लेफ्ट वाले के रेस्पेक्ट। अब राइट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रहेगा μ1 अपॉन लेफ्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 रहेगा नीचे। या राइट साइड था 2 तो 2 वाले का ऊपर हो गया, लेफ्ट साइड 1 था तो 1 वाले का नीचे हो गया। यहाँ राइट साइड 1 था तो 1 वाले का ऊपर हो गया μ1 और लेफ्ट साइड 2 है तो 2 वाले का μ2 हो गया नीचे। बात समझ में आ गया? इसको इक्वेशन अगर थर्ड मान ले तो इक्वेशन फर्स्ट कहता है कि μ1 इज इक्वल टू सी अपॉन v1 और μ2 इज इक्वल टू सी अपॉन v2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से μ1 और μ2 की वैल्यू अगर थर्ड में रख दें तो हमें इक्वेशन मिलेगा μ1 2 इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू सी अपॉन v2, सी अपॉन v2 अपॉन μ1 की वैल्यू सी अपॉन v1, सी अपॉन v1। सी और सी कैंसिल हो जाएगा और μ1 2 इज इक्वल टू v1 हो जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा v1 अपॉन μ1 2 इज इक्वल टू, अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो इस फार्मूले से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का नहीं दिया है, दोनों में इस मीडियम में स्पीड दी गई है लाइट की, तो इस इक्वेशन से हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। क्लियर? सेकंड शायद हम लोगों ने लिखा था, नहीं था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको नोट कर लीजिए। कैमरा ऑन रखिए। आज तो 8 लोग जुड़ गए हैं भाई। कपिल कैमरा ऑन। सार्थक अंधेरे में क्यों बैठे हैं? सार्थक आरव। कृष्णा कैमरा ऑन कर लीजिए। विनीत भी कैमरा ऑन कर लीजिए। और जिनको जहां समझ में ना आए वहां माइक ऑन करके बोलना है, फिर माइक को म्यूट कर देना है। सेकेंड नंबर था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो लोग आज पहली बार आए हैं वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लीजिए। नंबर 1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the ratio of speed of light in air, the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium, to the speed of light in medium is called the absolute refractive index of medium. Is called the absolute refractive index of medium. पैराग्राफ चेंज कर देंगे। If the speed of light in air and medium, if the speed of light in air and medium will be C and Vm respectively, C and Vm respectively, then the absolute refractive index of medium, then the absolute refractive index of medium mu m is equal to C upon Vm. ठीक है, मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इक्वल टू एयर में लाइट की स्पीड c अपॉन मीडियम में लाइट की स्पीड vm। ठीक है, अब जैसे vm इज इक्वल टू c अपॉन vm हुआ, μm इज इक्वल टू c अपॉन vm, उसी तरह से फर्स्ट मीडियम का μ1 इज इक्वल टू c अपॉन v1, उसी तरह से सेकंड मीडियम का μ2 इज इक्वल टू c अपॉन vt। अगर वाटर का पूछा जाएगा
तो m के जगह w लिख देंगे, म्यू w इज इक्वल टू c अपॉन वी डब्ल्यू। ग्लास का पूछा जाएगा तो म्यू g इज इक्वल टू c अपॉन वी जी एक्सेट्रा। ये सिंबल के लिए, केवल संकेत के लिए दिया गया 1 to m जो भी। सेकेंड इज relative refractive index. Relative refractive index, where a light ray will be moving when the light ray will be moving from when the light ray will be moving from any one medium to another, from any one medium to another, then the ratio of absolute refractive index of second medium, the ratio of absolute refractive index of second medium to the refractive index of first medium, to the refractive index of first medium is called the relative refractive index of second medium with respect to first. Is called the relative refractive index of second medium with respect to first. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नीचे आ जाइए। वी नो दैट इस इक्वेशन से क्या मिलेगा? μ1 is equal to c upon v1 and μ2 is equal to c upon v2. We know that μ1 is equal to c upon v1, equation second, and μ2 is equal to c upon v2, equation third. अब क्या करेंगे? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से μ1 और μ2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो लिख दीजिए, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ μ1 and μ2, after putting the value of μ1 and μ2 from equation second and third, क्या हुआ कपिल? ओपन योर कैमरा। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब इसमें μ2 और μ1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा μ12 इज इक्वल टू c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1। नोट करते जाइए, c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1। c और c कैंसिल हो जाएगा, v1 चला जाएगा ऊपर, तो μ12 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 अपॉन v2। एक इक्वेशन ये याद रखना है, दूसरा इक्वेशन ये याद रखना है, और तीसरा इक्वेशन ये याद रखना। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम हो माइक ऑन करके बोलिए। एनी प्रॉब्लम? सार्थक, कृष्णा, कैमरा ओपन कर लीजिए। आरव सिंह, शेखर, विनीत, किसी को कोई समस्या है? आगे बढ़े? नो सर। आगे बढ़ा जाए ना। अब देखो, हाँ। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ क्या कह रहा था कि μ12 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, और क्या है भाई?
तो ये इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है कि μ12 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1, और ये इक्वेशन कह रहा है μ12 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो यही किसके इक्वल हो जाएगा, v1 अपॉन v2। मीन्स ये सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा तो न्यूमेरिकल्स लगाने में आसानी होगी। इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, और वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे तो और भी मिलेगा। λ1 अपॉन λ2 के बराबर भी होता है, h1 अपॉन h2 के बराबर भी होता है रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, एक बाल्टी के अंदर 5 रुपए का एक सिक्का डाल दीजिए और खड़ा होकर के ऊपर से देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए कितना गहराई में है। अब उसी बाल्टी को पानी से भर दीजिए, वो सिक्का वहीं पे फिर डालिए और फिर ऊपर से देखिए, लगेगा कि पहले जितना ज्यादा गहराई पर था, डेप्थ में था, उससे कम डेप्थ दिखाई पड़ेगा। तो ओरिजिनल डेप्थ जो है वो h1 कहलाता है, जो पहले दिख रहा था बिना पानी का, और पानी भरने के बाद वो लगेगा कि सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो अब जितनी गहराई पर बाल्टी में दिख रहा है वो वर्चुअल डेप्थ h2 कहलाता है। तो यही इक्वल होता है h1 अपॉन h2 के, यही इक्वल होता है λ1 अपॉन λ2 के। λ1 λ2 क्या है भाई, तो फर्स्ट मीडियम में जो लाइट मूव कर रही है उसका वेवलेंथ λ1 है, और सेकंड मीडियम में वही जब लाइट मूव करेगी तो उसका वेवलेंथ λ2 है। तो ये सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, किसी को किसी के बराबर लिख करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो कल हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था, उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं लिखाया था हमने, आज नोट कर लेंगे। टॉपिक डाल दीजिए, इक्वेशन फॉर रेफ्रैक्शन μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। जिनको कल नहीं समझ में आया था उनका भी क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन फॉर रेफ्रैक्शन μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ये एक कॉनकेव रेफ्रेक्टेड सरफेस है ए बी। एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दें तो ये हमें पोल दिखाई पड़ने लगेगा पी। साथ साथ फिगर बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। ये ए पी बी रेफ्रेक्टेड सरफेस है जो दो मीडियम को डिवाइड करता है। इसके फ्रंट साइड में जो मीडियम है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इसके बैक साइड में जो मीडियम है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2 है। अगर इसका स्फेयर बनाए तो लगेगा देखो कि इतना बड़ा स्फेयर का ये पार्ट है, तो जितने बड़े स्फेयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है ना, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। अब इस कॉनकेव सरफेस के फ्रंट में सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने एक स्मॉल लाइट सोर्स कंसीडर किया पॉइंट O पर। यहां से लाइट रेज निकलेंगी, एक कोई लाइट रे हम मान के चलते हैं किसी प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है जो बिना किसी डिविएशन के सीधी चली जाएगी। दूसरी लाइट रे पॉइंट O से निकल करके किसी पॉइंट S पर इंसिडेंस होती है। ठीक है, पॉइंट रिफ्लेक्टेड सरफेस APB के पॉइंट S पर इंसिडेंट हुई। अब अगर ये सीधी जाती तो इस डायरेक्शन में जाती, मान लो K के डायरेक्शन में। लेकिन अगर कंडीशन अप्लाई है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 हो, जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है, जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर मीडियम होता है। तो μ2 बड़ा है μ1 से, मतलब क्या कि लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम मूव कर रही है।
अब रेयर से डेंसर मूव करती है लाइट, तो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल के डायरेक्शन में डिविएशन होता है। नॉर्मल कहाँ है भाई? तो हमने पढ़ा है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से कोई भी रेडियस किसी डायरेक्शन में ड्रॉ कीजिए तो वो उस जिस पॉइंट पर सरकमफ्रेंस से टच करेगा, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से एक रेडियस डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ भी रेडियस डाल दीजिए, टेंजेंट डालिए, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ भी रेडियस ड्रॉ कीजिए, यहाँ टेंजेंट डालिएगा, 90 डिग्री। तो ये भी इस स्फीयर का सेंटर है, तो यहाँ से किसी भी पॉइंट पर इस सरफेस के अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल का काम करता है। तो सी से एस पर एक डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल का काम करेगा, मान लीजिए एल की डायरेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। अब ये लाइन सीधी जाती तो के डायरेक्शन में जाती, लेकिन नॉर्मल की ओर मुड़ना है इसको। क्यों नॉर्मल की ओर मुड़ना है? क्योंकि रेयर टू डेंसर मूवमेंट हो रहा है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगी मतलब ऊपर की ओर जाएगी, तो के और एल के बीच में जाएगी इस डायरेक्शन में। ऐसे मान लो एम के डायरेक्शन में आ गई, अब इसको पीछे की ओर खींचेंगे ऐसे, तो यहाँ कहीं पॉइंट आई पर इमेज बनेगा। इमेज क्या होगा? वर्चुअल, ठीक है। इतना फिगर बना लीजिए अगर बनाना हो तो। बना हुआ है तो फिर आगे बढ़ें, हाथ उठा लीजिए। बना लेने को तो। हाँ बना लो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ हाँ, देखने कोई में दिक्कत नहीं। बताइएगा, कहीं कोई लाइन समझ में नहीं आएगी तो बताइएगा, फिर से बना देंगे। रोनित नहीं जुड़े हैं क्या आज? सबको बोल दीजिए कंटिन्यू रहे तो समझ में आएगा। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कीजिएगा स्केल लेकर के, नहीं तो बाद में पता नहीं चलेगा एंगल कौन सा कहाँ है। जुकाम हो गया है, माइक ऑफ कर दो, बोलना होगा तो ऑन करना। कपिल, आपको जुकाम हो गया लगता है, माइक अपना ऑफ करके रखिए, जब बोलना होगा तो ऑन कर लीजिए। सबको पता चल गया कि जुकाम हो गया। हो जाएगा, बताइएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है, ध्यान से कीजिएगा। अलग अलग कंडीशन में ये 3 बार करेंगे डेरिवेशन, एक कॉनकेव सरफेस के लिए, 2 बार कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। कॉन्वेक्स में एक बार रियल इमेज के लिए, एक बार वर्चुअल इमेज के लिए। हो गया सर। हो गया? सबका हो गया? हाँ, अच्छा हो गया। आप देखिए, इंसिडेंस रे और नॉर्मल, नॉर्मल कौन सा है? जो सी से हमने ड्रॉ किया है। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच एंगल जो है इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको आई लिखेंगे। और यहाँ एल के डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जा रही है और एल के डायरेक्शन में नॉर्मल जा रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा ये कहलाएगा आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। जो एस से एम के तरफ जा रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे है, जो एस से एल की ओर जा रहा है वो नॉर्मल है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
अब क्या करेंगे कि हमने मान लिया कि ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, इस आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा और थीटा के टर्म में निकालें। उसके लिए क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट एस से होकर के गुजरता है। इससे फायदा क्या हुआ कि हमें ये वाला एंगल निकालना है आई। अगर इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दें तो ये आई निकल आएगा। अब ये एंगल कितना होगा भाई, तो ये लाइन आ रही है सी से, सी पर अल्फा है, तो ये पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा अल्फा। ठीक है ऋतिक, समझ में आ रहा है? माइनस किसको करना है, इसको करना है। ये लाइन कहां से आ रही है, ओ से, ओ पर थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है। ठीक है, आर की वैल्यू निकालनी है, आर यहां से यहां तक है, तो अगर इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दें, मतलब जो एल के डायरेक्शन में जा रहा है वहां से सीधा लाइन यहां तक, और जो एम के डायरेक्शन में जा रहा है वहां से लाइन, तो इन दोनों को माइनस कर दे तो आर निकल जाएगा, निकल जाएगा। इतना माइनस इतना बराबर इतना, यही आर है, छोटा वाला ऊपर जो है। अब ये पूरा एंगल कितना है भाई, तो एल तक जो लाइन आ रही है वो कहां से निकली है, सी से, तो सी पर अगर अल्फा एंगल है तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा। और किसको माइनस करना है, इसको, ये एम के डायरेक्शन में जो जा रहा है, ये कहां से निकला है, आई से, तो आई पर बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा। तो अल्फा में से बीटा माइनस करेंगे तो आर हो जाएगा, और इधर अल्फा में से थीटा माइनस करेंगे तो आई हो जाएगा। इतना कर लीजिए पहले। अब लीजिए कंसीडरेशन। consider a concave refracted surface. Consider a concave refracted surface APB divided two media of refractive indexes mu1 and mu2 respectively. mu1 and mu2 respectively. A point light source, बहुत छोटा लाइट सोर्स है, टॉर्च का बल्ब जैसा होता है। A point light source is located at point O. A point light source is located at point O of the principal axis The light rays are emitting from point O. The light rays are emitting from point O, and after refraction through the concave surface, कॉमा डाल दीजिएगा, if mu2 is greater than mu1, ये कंडीशन जरूर लिखना है। If mu2 is greater than mu1, then making
a virtual image, making a virtual image at point I of the principal axis यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, अच्छा, ओके, पैराग्राफ चेंज। एक CL, ये C से L तक नॉर्मल डाला है हमने, if CL will be the normal, if CL will be the normal at incident point S, if CL will be the normal at incident point S and alpha comma beta and theta, alpha, beta and theta will be the angles created by the normal comma refracted ray, normal refracted ray and the incidence ray with the help of principal axis, then we know that क्या मिलता है? सबसे पहले क्या करना है? I और R की वैल्यू निकालनी है अल्फा बीटा थीटा के टर्म में। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल I इज इक्वल टू, अब ये एंगल I है हमारा, ये एंगल I है, तो इस बड़े एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। एंड एंगल R इज इक्वल टू, एंगल R ये है ऊपर सबसे छोटा जो है, इस अल्फा में से बीटा को माइनस कर देंगे तो R के बराबर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा, इक्वेशन सेकंड। नोट करते जाइए। एनी प्रॉब्लम? I इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, एंगल R इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। कोई सर? ठीक है, हाँ ना बोलते जाओ, ऐसे लग रहा है कथा सुन रहे हो भागवत का। हाँ ना बोलते जाइए। अब हमने बताया था ये जो एक इक्वेशन था μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बनेगा? μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। इस इक्वेशन को अगर इस रूप में लिखेंगे तो इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। और इसी इक्वेशन को उठाएंगे, नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, according to the symmetrical form of Snell's law, we know that μ1 sin I is equal to μ2 sin R. Equation number third. μ1 sin I is equal to μ2 sin R. तीन बच्चे कहाँ चले गए? भूख लग गई क्या? बताया था ना हमने कि चाहे तो 8 बजे खाना खा के बैठो या 9 बजे के बाद खाना खाओ। 8 बजे खाना खा के नहीं बैठना है, खाना खाना है पढ़ने के बाद।
खा के बैठते हो तभी आलस हो जाती है। सचिन आ गए हैं, सचिन कैमरा ऑन कर लीजिए, और कृष्णा भी कैमरा ऑन कर लीजिए। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। अब अगर एंगल आई और आर की वैल्यू बहुत कम हो तो स्मॉल एंगल के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर एंगल बहुत 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 छोटा हो तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है और टेन थीटा भी थीटा के इक्वल होता है। तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है तो साइन आई आर के इक्वल हो जाएगा और साइन आर आर के इक्वल हो जाएगा। तो साइन आई को क्या लिख सकते हैं, आई, तो ये बन जाएगा, पहले नोट कर लीजिए कि इफ एंगल्स आई एंड आर, इफ एंगल्स आई and R will be so smaller, then from above equation we have, क्या मिलेगा, μ1 आई, क्योंकि साइन आई के बराबर हो जाएगा, इक्वल्स μ2 आर साइन आर के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आई आर जब दिखने लगा तो क्या करेंगे, ये आई और आर की वैल्यू हमने निकाल के रखी है पहले से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, लिख दीजिए। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ I and R, from equation first and second, in equation fourth we get, क्या हो जाएगा, μ1 और I की वैल्यू अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू आर की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा। इक्वेशन क्या बन गया, आई। अब अगर एंगल आई और आर छोटा होगा तो ये पक्का है कि अल्फा बीटा और थीटा भी छोटा होगा ही, ठीक है, क्योंकि आई तब छोटा होगा जब ये तीनों रेस जो है, ये और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पी के बहुत पास आ जाएंगे। ये अगर नीचे की ओर आने लगेगा, इतना ऊपर से ना जा करके थोड़ा नीचे से आए तो तीनों पास पास लाइन हो जाएगी, तीनों लाइन पास पास हो जाएगी तो आई छोटा हो जाएगा। अब ये जब नीचे की ओर आएंगे तो अल्फा भी छोटा होगा, बीटा भी छोटा होगा और थीटा भी छोटा हो जाएगा। तो अल्फा बीटा थीटा अगर छोटा हो तो छोटे एंगल के लिए टेन थीटा भी थीटा के इक्वल होता है, तो अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हैं, थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं और बीटा को टेन बीटा लिख सकते हैं। आगे लिख दीजिए, बिकॉज एंगल अल्फा बीटा एंड थीटा, बीच में कॉमा रहेगा, एंगल अल्फा बीटा एंड थीटा are so smaller, then from equation 5 we get, क्या मिलेगा, μ1 इंटू अल्फा को क्या लिखेंगे, टेन अल्फा, माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, टेन थीटा, इज इक्वल टू μ2 तो μ2 रहेगा, अल्फा बन जाएगा टेन अल्फा और माइनस बीटा बन जाएगा टेन बीटा, ठीक है। अब आ जाएंगे फिगर के ज्योमेट्री में। जब ये एस पॉइंट पी के बहुत नजदीक आ जाएगा तो ये कर्व आप समझ नहीं पाएंगे, ये लगेगा कि स्ट्रेट लाइन है। बहुत जब छोटा हो जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन जैसा लगेगा, तो ये यहाँ तीन राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ए पी सी, एक ए पी आई और एक एस पी सी, एस पी आई और एस पी ओ। तीनों ट्रायंगल के लिए एस पी जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा,
छोटे वाले के लिए पीसी बेस हो जाएगा, उससे बड़े वाले के लिए पीआई बेस हो जाएगा, और सबसे बड़े वाले के लिए पीओ बेस हो जाएगा। और tan थीटा इज इक्वल टू साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो लिख दीजिए, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी हैव, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी हैव, क्या हो जाएगा, μ1 इंटू tan अल्फा, अल्फा सी पे बना है, छोटा ट्रायंगल लेंगे SP अपॉन PC, SP अपॉन PC माइनस tan थीटा, थीटा कहाँ है, ऊपर, ऊपर है तो ये हो जाएगा SP अपॉन PO, SP अपॉन PO इज इक्वल टू μ2 इंटू tan अल्फा, अल्फा सी पर है तो SP अपॉन PC, SP अपॉन PC माइनस tan बीटा, बीटा पॉइंट I पर बना है तो SP अपॉन PI, SP अपॉन PI। SP साहब ड्यूटी करते करते थक गए हैं, इसलिए इनको छुट्टी दे दीजिए, ठीक है। अब क्या बचा, μ1 इंटू 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PO इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई बच्चा को, किसी को कोई समस्या हो, अपना माइक ऑन करके बोलिए। कोई प्रॉब्लम है, कृष्णा, सचिन, कुलदीप, कोई दिक्कत नहीं। ये ब्रैकेट को हटा दें हम लोग, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो μ1 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, μ2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा μ1 अपॉन PC माइनस μ1 अपॉन PO इज इक्वल टू μ2 अपॉन PC माइनस μ2 अपॉन PI, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब बस काम हो गया, केवल थोड़ा सा बच गया है काम, क्या भाई, तो इस इक्वेशन 6 में मॉडर्न साइन कन्वेंशन का यूज करके, मॉडर्न साइन कन्वेंशन मीन्स PC, PO और PI की वैल्यू रखनी है, ये ध्यान में रख करके कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। तो मॉडर्न साइन कन्वेंशन कहता है कि अगर इंसिडेंस रे लेफ्ट टू राइट जा रही है तो P से लेफ्ट डायरेक्शन में कोई भी वैल्यू निगेटिव होगी, P से राइट साइड में पॉजिटिव होगी। तो ये देख रहा है कि PC, PI और PO तीनों लेफ्ट साइड में ही है, तो तीनों की वैल्यू तो माइनस में ही होगी, तो वैल्यू रख दें, लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ PC, पुटिंग द वैल्यू ऑफ PC, PO and PI, PC, PO and PI in equation 6, in equation 6 by using modern sign convention, by using modern sign convention क्या हो जाएगा बाबू, तो μ1 अपॉन PC, μ1 तो μ1 रहेगा, और PC क्या है, PC में P पोल है, C सेंटर ऑफ कार्वेचर है, पोल से सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कार्वेचर R, तो PC हो जाएगा R, लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस R, माइनस μ1 अपॉन PO, माइनस μ1 तो μ1 है, PO क्या है, O पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा U, लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस U, ठीक है ना, इज इक्वल टू μ2 अपॉन PC, इज इक्वल टू μ2 अपॉन, यहाँ PC माइनस R था तो यहाँ भी PC क्या हो जाएगा माइनस R, माइनस μ2 अपॉन PI, μ2 अपॉन
P पोल है, I पर इमेज बना है, तो ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस D। लेफ्ट साइड है इसलिए -V माइनस। यहां तक समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? नहीं आ रहा है? हाँ तो ऐसे करो, ऐसे करोगे तो लग रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब फिगर का काम हो गया, इसको रिमूव कर दे रहे हैं। ये थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दें। माइनस μ1 अपॉन r माइनस माइनस प्लस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू माइनस μ2 अपॉन r माइनस माइनस प्लस μ2 अपॉन v। ठीक है, अब क्या करें? तो ये आर आर वाले, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, इनका मन नहीं लग रहा है, रो रहे हैं दोनों। ठीक है, तो दोनों को एक साइड कर दें, इसको यही बने रहने दें। माइनस μ2 अपॉन आर जो है इसको कर दे लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा प्लस μ2 अपॉन आर माइनस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू, ये है प्लस μ2 अपॉन वी, μ2 अपॉन वी, और ये जो प्लस में μ1 अपॉन यू है इसको राइट साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस μ1 अपॉन यू। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, तो ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू। यही निकालना था हम लोगों को। आ गया ये इक्वेशन। अंतर क्या है? जो यहाँ जो लेफ्ट है वो यहाँ राइट है, यहाँ जो राइट है वो यहाँ लेफ्ट है, तो आप चाहें तो चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेशल कंडीशन कभी अप्लाई कर देता है, दूसरे रूप में इसी को लिख देता है, तो एक लाइन ऐड कर लीजिए नीचे। इफ ऑब्जेक्ट O will be placed in air or vacuum, then after putting the value μ1 is equal to 1। μ1 को 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि μ1 हो गया एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है ना, तो μ1 को 1 लिख देंगे, μ1 को 1 लिख देंगे तो μ2 को म्यू लिखने का कोई मतलब नहीं। μ2 को क्या लिख देंगे? μ1 is equal to 1 and μ2 is equal to म्यू। वी गेट क्या हो जाएगा? जहां μ2 है वहां 1 लिख दीजिए, जहां μ1 है वहां म्यू लिख दीजिए, जहां μ1 है वहां 1 लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन। तो अगर एग्जाम में इस रूप में पूछेगा तो यहां तक लेके आना है, अगर ऐसे पूछेगा तो यहीं पे छोड़ देना है, एक स्टेप बढ़ जाना है। ठीक है, आप बताइए किसी को कोई समस्या है? देखो कितनी अच्छी तरह से अपने घर पर रह के पढ़ाई कर रहे हो, बेकार टेंशन लिए हो, हमें भी दौड़ाने के लिए कह रहे हो, खुद भी दौड़ के आओगे, जो पूछना है पूछ सकते हो। ठीक है, आज यहीं रहने दिया जाए, 9 बजने वाला है, कोई दिक्कत नहीं ना? आज यहीं पर क्लोज करें, कल फिर हम लोग 8 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।